फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूथ टॉक्स पे आज हमारे साथ है शेखर जी मुंदड़ा। और शेखर जी मुंदड़ा ये एमबीए मार्केटिंग है। इनके दो ये व्यावसायिक भी है, इनके दो बिजनेस है, प्रभा मीडिया एडवर्टाइजमेंट बिजनेस और सुमेरु शुद्ध पेयजल, इसके निर्माता और विक्रेता है। शेखर जी मुंदड़ा ये विश्वस्त है आर्ट ऑफ लिविंग के महाराष्ट्र राज्य के। वो उपाध्यक्ष है माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल महाराष्ट्र राज्य, और वो संस्थापक है महा एनजीओ फेडरेशन के महाराष्ट्र राज्य। और ये सामाजिक कार्य और आध्यात्मिक साधना में बहुत अग्रसर है। तो हम शेखर जी मुंदड़ा के साथ हमारा आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। शेखर जी, हमें आप ये बताइए, नमस्कार। आप यस नमस्ते सर। आप हम आपका जर्नी कोपर गांव से, जो शिरडी के नजदीक एक छोटा सा गांव है, वहां से पुणे तक का आपका सफर बताइए। मेरा हमारा पिताजी का जॉइंट फैमिली था और वो कोपरगांव में थे। शिरडी के पास कोपरगांव करके है गांव, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और पिताजी पढ़ नहीं पाए 10th के बाद, क्योंकि बिजनेस में दादाजी ने शुरू की थी, कुछ नहीं था तब तो उन्होंने फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू किया था, इसलिए पिताजी को उन्होंने बुलाया। पिताजी सबसे बड़े थे घर में, भाइयों में। पिताजी के और 3 भाई है, जो 2 डॉक्टर है और एक छोटे जो भाई है वो एडवोकेट है। और उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ नहीं पाया तो मैं मेरे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कोपरगांव में 12th तक पढ़ने के बाद मराठी मीडियम में, फिर 12th के बाद मुझे उन्होंने पूना में पढ़ने के लिए भेजा। और लाहौटी हॉस्टल जो है माहेश्वरी विद्या प्रचारक का, जिसका मैं अभी उपाध्यक्ष हूँ, वो हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई है। बीकॉम और एमबीए मैंने किया यहाँ से पूना से। और एमबीए खत्म करके ही मैंने इमीडिएटली दूध का बिजनेस शुरू किया था। अ, तो आपने बिजनेस चालू किया, आप व्यवसायिक थे, और आप सामाजिक कार्य में कब उतरे? मतलब कब आपका सामाजिक कार्य की तरफ भी आपका मतलब एक पड़ाव पड़ा, उसके बारे में बताइए। हाँ देखो रोहन, पहले से ही ऐसा था मेरा कि मेरे को पढ़ाई इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मेरे को लोगों को मिलना, लोगों से बात करना, लोगों में रहना, तो पहले से था मेरा। और कोपरगांव में भी मैं 12th में कॉलेज में काफी एक्टिव था। मैं वहाँ पे भी जीएस के लिए खड़ा था। अनफॉर्चुनेटली मैं जीत नहीं पाया, लेकिन तब से ऐसा है कि कुछ अलग करना है पढ़ाई छोड़ के। और पूना में भी हॉस्टल में जब मैं था तो मैं जनरल चैंपियनशिप था स्पोर्ट्स में। फिर मैं बेस्ट एक्टर था कंटिन्यूअस हॉस्टल में 3 साल। तो मेरा ऐसे अदर एक्टिविटी में काफी ज्यादा ध्यान रहता था। और फिर जब हम लोग जब लोगों को अलग अलग लोगों को जब मिलते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा सोशल एंगल अपना बन जाता है। और मैंने सोशल में मेरा काम एक्चुअली मैंने 98 में मैंने एक्चुअली सोशल में काम शुरू किया। आपके दो व्यवसाय है, तो आप अगर थोड़ा व्यवसाय के बारे में बताएंगे। जी, व्यवसाय तो ऐसा था कि पिताजी ने जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट किया, मैंने मार्केटिंग में मॉडल कॉलोनी में मेरा हॉस्टल था। और लास्ट पेपर होने के बाद उन्होंने बोला कि अभी पूरा बिजनेस करना है, बीच में कोई गैप नहीं चाहिए। तो जिस दिन मेरा लास्ट पेपर खत्म हुआ उस दिन ही उन्होंने कोपरगांव का एक गोदावरी दूध है, उसका गाड़ी भेज दिया मुझे, अभी ये बेचना शुरू कर दो। तो मेरा एक अलग ही जर्नी था एकदम। हॉस्टल का मतलब कॉलेज का लास्ट डे और बिजनेस का नेक्स्ट डे ही मेरा बिजनेस का फर्स्ट डे, ऐसी मेरी दूध दूध से शुरुआत हुई। और मैं उसमें काफी मैंने अच्छा काम किया। मॉडल कॉलोनी में ही फिर वो नैनेश्वर पादुका चौक है, वहाँ पे एक भाड़े से ऑफिस लेके मैंने इमीडिएटली दूध का काम शुरू किया था। और दूध के आगे फिर आप 94 में 1994 में। या तो दूध के आगे आप बिस्लरी के बिजनेस में, शुद्ध पेय के बिजनेस में कैसे आए? उसका थोड़ा सा अगर बताए तो। हाँ, दूध के आगे ऐसा है कि दूध का काम बहुत अच्छा था।
और 94 में मैंने जब काम 93 94 में मैंने दूध का काम शुरू किया एजुकेशन के बाद, तो मेरा सेल भी मैंने बहुत अच्छा फोकस किया था और 18,000 लीटर पर डे पे मेरा बिजनेस ग्रो हुआ था। और पहले से मेरी इच्छा थी कि ऐसा बिजनेस करूं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगे और अच्छा भी बिजनेस हो। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली फैमिली वीक नहीं थी, अच्छी थी, तो भी मेरा एक सोच था, तो मैंने वो हिसाब से शुरू किया था। और फिर मुझे मेरी शादी हुई फिर 96 में, तो उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस, क्योंकि दूध का बिजनेस कैसा है कि ये पूरा रात को चलता है, और मैं होलसेलर था तो रात को 12 बजे 11 बजे गाड़ियां आके खड़ी रहती थी, और 18,000 लीटर था तो 2 गाड़ी पूरी भर के आती थी, और उसको फिर छोटी गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट करना, और सुबह 5 5:30 के पहले पूरी डिलीवरी करना, ये सब वो रूटीन रहता था। और ये ऐसा एक ही बिजनेस है जो 365 डेज चलता है, ना इसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो मेरा थोड़ा सा लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, और फिर मैंने ये भी सोचा कि ये बिजनेस हम लोग करेंगे भी, 2 पैसे भी कमाएंगे इसमें, लेकिन ये कहाँ तक कर पाएंगे ये रूटीन में। इसलिए मैंने वो बिजनेस के साथ साथ में ही फिर 2001 में मैंने नहीं सॉरी 98 में मैंने मिनरल वाटर की शुरुआत की थी। ये नेचुरल एक्वा करके मैंने वो ब्रांड से शुरू किया था, और बाद में फिर मेरा बिस्लरी के साथ टाइप हुआ, और फिर अभी खुद का मेरा सुमेरु करके ब्रांड है। जैसे मतलब मारवाड़ी लोग जनरली बिजनेस मतलब व्यवसाय में ही जाते हैं और सोशल वर्क करते हैं, पर इतना नहीं करते। पर आप सोशल वर्क में बहुत और सामाजिक कार्य में बहुत अग्रसर गए, तो आप ये दोनों चीजें कैसे एक साथ मैनेज कर पाते हैं? ये अच्छा सवाल है। कैसा है कि मैं अध्यात्म में भी हूँ। मैं पिछले 19 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के बताए हुए पाथ पे चलने की कोशिश करता हूँ, और पिछले 5 साल से मैं महाराष्ट्र का ट्रस्टी भी हूँ। इसमें कैसा है कि अगर आपको बिजनेस के साथ सोशल काम करना है तो उसको इंटरेस्ट ही चाहिए, मतलब आप सोच के नहीं कर सकते हो, आपको अंदर से वो इंटरेस्ट चाहिए। और आपको ऐसा वो हम बोलते हैं ना, अपने ब्लड में ही होना चाहिए वो, कि मुझे कुछ सोशल काम करना है, तभी आप बैलेंस कर पाओगे। अदरवाइज जस्ट आपने सोचा बस मैं अभी कल सेवा चालू करता हूँ और सोशल वर्क चालू करता हूँ, तो वो नहीं चलेगा ज्यादा दिन, क्योंकि वो अंदर से ही चाहिए आपको। लोगों के लिए काम करने की आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, तभी आप सोशल काम कर पाओगे। उसमें जस्ट अपना खुद का कुछ नाम होना चाहिए, बस मैंने ये सोशल किया, मैंने नाम के लिए किया, तो वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। और ये अध्यात्म का इसको सपोर्ट होने के नाते स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस एथिक्स ये भी मैं संभालता हूँ। प्लस स्पिरिचुअलिटी में होने के कारण फिर मैं सोशल में भी काफी, मेरा पहले से ही झुकाव बहुत ज्यादा रहा है सोशल में, और इसलिए मैं माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल में भी पिछले 24 साल से मेरी सेवा दे रहा हूँ, और अभी मैं उपाध्यक्ष पद पर हूँ। ऐसे ही मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में भी 19 साल से मैं उसमें सक्रिय हूँ, और पिछले 3 साल से मैंने माय एनजीओ फेडरेशन की स्थापना भी की है, जिसमें महाराष्ट्र में मेरे फेडरेशन 1500 एनजीओ मेरे अंडर जुड़े हुए हैं। अ, आपने जैसे बोला कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग 19 साल पहले चालू किया और आप सोशल पहले से थे, मतलब थोड़ा सामाजिक कार्य में थे और आर्ट ऑफ लिविंग में गए, तो स्पिरिचुअलिटी जो हम बोलते हैं तो वो डेवलप होती है। तो आप पे से ही उसका क्या कितना इम्पैक्ट गिरा? आपने पहले से ही सामाजिक कार्य शुरू कर दिया था, पर बाद में आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करने के बाद आप पे कैसे इम्पैक्ट हुआ उस वो चीज का? हाँ, ये बहुत ही अच्छा बोला आपने। पहले क्या था कि देखो, अभी आपको भी डिफरेंस ध्यान में आएगा मेरे बोलने के बाद। पहले ऐसा था कि जब मैं माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल को ज्वाइन हुआ, तब मेरे भी दिमाग में यही था कि मैं ये हॉस्टल में पढ़ा हूँ, ये हॉस्टल ने मेरे को इतने दोस्त दिए, मेरा एक कांटेक्ट बनाया, मेरी पर्सनैलिटी वहाँ डेवलप हुई, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस गैदरिंग में भी पार्ट लेता था, स्पोर्ट्स में मैं बहुत एक्टिव था,
और बाकी भी चीजें, रिलेशंस, पीआर में भी बहुत स्ट्रांग था। तो मुझे ऐसी कोई भावना थी कि जो हॉस्टल में हम पढ़े, जो समाज में हमने अपनी लाइफ की एक इम्पोर्टेंट ईयर्स हमने बिताए, एजुकेशन के 5 साल में हॉस्टल में था, तो वो भावना तब वो ऐसी थी कि ये हॉस्टल के लिए, ये संस्था के लिए मैं अगर कुछ कर पाऊं तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसलिए मैंने माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के लाहौटी हॉस्टल की कमिटी पे गया। लेकिन जब आर्ट ऑफ लिविंग मेरे लाइफ में आया 2001 में, तो उसके बाद मेरा विजन बदल गया कि मेरा माहेश्वरी समाज ही मेरा समाज नहीं है। ये जो भी रहने वाले लोग हैं, जो समाज में रहते हैं, उसकी जात कौन सी है वो देखने का अपने को हक भी नहीं है। तो ऐसे समाज के लिए कुछ करना है, तो वो मेरा विजन बढ़ा। और आर्ट ऑफ लिविंग में आपने स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे डेवलप किया। आज मतलब 19 साल हो गए आपको, आप इतना मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के मतलब आध्यात्मिक में आप इतने ज्यादा आगे गए हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि यूथ के लिए कि मतलब वो चालू करते, वो मेडिटेशन चालू करते, जैसे कि मैं सीए कर रहा हूँ, मैं एग्जाम के पहले मैं भी बहुत मेडिटेशन करता हूँ, पर अभी एग्जाम हो गई, रिजल्ट पास हो गए, अभी मतलब इतना टाइम नहीं हो पाता। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, मतलब यूथ के लिए कैसे देखो, मेडिटेशन में युद्ध के प्रैक्टिस? लिए तो मैं यही बोलूंगा, कुछ चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप अगर इसको समझ पाए तो जरूर देखिएगा। एक तो सबसे पहले ऐसा होता है कि यूथ का बस अपने को कुछ काम अड़ गया है तो हम भगवान को याद करेंगे। हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारी एग्जाम है इसलिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेंगे, पाठ पूजा कर लेंगे, लेकिन वो लाइफ का हिस्सा नहीं बना पाए। तो वो जरूर बनाना चाहिए। और दूसरी मेंटेलिटी ऐसी रहती है, तुम्हारी नहीं मेरी भी वैसी ही थी पहले, कि ये मेरा एज नहीं है ये सब करने का। ये जो है ना दिमाग में, ये गलत है। एक्चुअली वही एज है, क्योंकि बाद में रिटायर्ड होके करोगे तो करोगे क्या उसका? क्योंकि जो लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपको ये पहले करना चाहिए। और लोग लोग उल्टा सोचते हैं, अध्यात्म हम बाद में करेंगे, अभी मेरे को धंधा करने दो, मेरे को ये करने दो, मेरे को वो करने दो, मेरे को फ्लैट लेना है, मेरे को बंगला लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे ये काम है, वो काम है, फिर मैं देखूंगा जब रिटायर्ड होऊंगा तब अध्यात्म करूंगा। ये सोच ही गलत है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूथ को। यूथ आप जब मैच्योर्ड बनते हो, यूथ मतलब क्या कि मैच्योर्ड जब बनते हो तभी आध्यात्म में आना बहुत जरूरी है। और ये लोगों को कंसेप्ट निकाल देना चाहिए दिमाग से कि अध्यात्म हो गया मतलब भगवान भगवान करना है, ऐसा नहीं है। अध्यात्म ये एक ज्ञान है जो आपके लाइफ में ये बहुत काम आता है, हर एक जगह पे। ऐसा नहीं कि ये बिजनेस में काम नहीं आता, ये बिजनेस में भी काम आता है। जब डिसीजन लेते हो ना, जब आप आध्यात्मिक रहते हो और आप अगर रेगुलर साधना करते हो, तो आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। और फिर जो गुस्सा है, वो गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसीलिए आता है कि आपका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये सब वहां पे अपने को काम आता है। दूसरा, आपको डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉपर होता है, क्योंकि आप सोच के लेते हो। सोच के डिसीजन लेने के लिए आपका वो माइंड इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो टाइम पे वो डिसीजन कैसे परफेक्ट हो, सोचना बहुत जरूरी होता है। तो इसका भी फायदा होता है। तीसरा, आपका आपके फैमिली के प्रति आदर बढ़ जाता है। ये तभी बढ़ेगा जब आप थोड़ा स्पिरिचुअल होंगे। फिर आपको अपनी फैमिली का भी एक महत्व सामने आता है। नहीं तो वो एज ऐसा रहता है कि बस हम हमारा ये सब, ऐसा नहीं होता है। सबको अपनी जब जिम्मेदारियां ली है तो उसको निभाने की भी आपको वो ताकत, वो सब ताकत वो वही देता है, अध्यात्म ही देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूंगा, देखो आदमी फ्रस्ट्रेशन में कब आता है, आप डिप्रेशन में कब जाते हो, आपको टेंशन कब आता है? तभी आता है जब आपके पास काम बहुत होते हैं और टाइम कम होता है। फिर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये नॉर्मल बिहेवियर है लोगों का। लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए, टाइम आप बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास जो 24 घंटे वही है। उसको बढ़ाने के लिए आपको एक तो दूसरे प्लेनेट पे ही जाना पड़ेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं आपको।
और दूसरा है आपके काम जो है वो आप कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने कुछ संकल्प लेके बिजनेस में शुरू किया होगा या सीए करोगे, जो भी करोगे, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो इसको बैलेंस एक ही चीज कर सकती है, और वो है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी आपने बढ़ाई तो ही ये दोनों बैलेंस होंगे, और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा और आप काम भी अच्छे कर सकते हो। इसलिए ये अध्यात्म जरूरी है। हाँ, वही मतलब आपने बहुत एक मतलब बहुत ही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यूथ यूथ को ऐसे एक्चुअली यही राइट एज है, यही सही समय है कि अध्यात्म की तरफ भी बढ़े। साथ में हर हर चीज की तरफ बढ़ना है तो साथ में अध्यात्म ये एक अपना जीवन का एक मतलब बहुत बड़ा मूल्य है। ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आपने जो महा एनजीओ फेडरेशन चालू किया था 3 साल पहले, तो वो चालू करने के पीछे का रीजन और अपने नाम महा एनजीओ फेडरेशन ऐसे क्यों दिया? ये चालू करने का रीजन तो परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी है। क्योंकि वो मैंने जब चालू किया तो उसके पहले 2-3 साल पहले से बोलते थे कि अरे समाज में ऐसे बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसे बहुत छोटे छोटे एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको वॉलेंटियर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई एनजीओ को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना उसका सपोर्ट नहीं है, किसको टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, उनको बेसिक सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और ये सब सपोर्ट देने के लिए तुमने एक कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ऐसा मुझे उन्होंने 2-3 बार बताया था। तो फिर मैंने ये सब एनजीओ को सपोर्ट करने वाला एक महा एनजीओ होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको एनजीओ को महा एनजीओ नाम दिया, जिसके अंदर ये छोटे एनजीओ, हमारे इसमें कोई बड़ा एनजीओ नहीं है, हम उसको लेते भी नहीं है। उनको बोलते हैं अगर आपको आना है तो आप सपोर्ट के लिए नहीं आना है, आप अगर सपोर्ट दे सकते हो छोटे एनजीओ को तो ही आना है आपको। तो ये सब एकदम नीडी एनजीओ है, सब छोटे छोटे एनजीओ है और बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने को अपने बलबूते पे ही काम करना पड़ेगा। यस तो सर। इसलिए हमने ये महा एनजीओ फेडरेशन की स्थापना की, जिसमें हम 1 रुपया किससे लेते नहीं है, कोई फीस लेते नहीं है, और जो भी प्रोग्राम्स है वो सब हमारे फ्री ऑफ चार्ज है, उनको हम प्रोवाइड करते हैं ये सब। और जितना हो सके हम हेल्प कर रहे हैं, पिछले 3 साल से हेल्प कर रहे हैं। एक एग्जांपल में चाहिए तो आपको मैं ये बता सकता हूँ कि हमने एक संकल्प लिया है कि हर महीने हम 10 एनजीओ ऐसे चुनेंगे जिसको हम 10,000 रुपए की हेल्प मिनिमम करेंगे। तो ये हम कंटिन्यूअस पिछले सभी 2-2.5 साल से करते आ रहे हैं। हर महीने को 10 एनजीओ जो नीडी एनजीओ उनको चूज करते हैं और उनको 10,000 का हेल्प करते हैं। ये एक पार्ट हो गया, बाकी सभी फील्ड पे उनके साथ हम काम करते हैं। अभी जैसे कोरोना का मतलब लॉकडाउन शुरू हुआ था 15 मार्च और 22 मार्च को फिर से लॉकडाउन प्रॉपर पूरे भारत भर लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो मैंने आपके फेसबुक पेज पे देखा था कि आपने शायद से 25-30 मार्च से ही आपने खाना खाना डिस्ट्रीब्यूशन करना और बहुत सारे अलग अलग सामाजिक कार्य शुरू कर दिए थे। तो उसके बारे में बताइए कि आपने पूरे लॉकडाउन के तरह टाइम पे क्या क्या किया? देखिए अभी आपने जो सवाल किया है, ये महा एनजीओ फेडरेशन का जब डिसीजन हुआ कि हमको कुछ काम करना है, तो हमने ये डिसीजन लिया कि हमको पूना में काम करना है। पहले तो हमने ये डिसीजन लिया और फिर हमने पूना में काम शुरू किया। तो माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का हमको सपोर्ट मिला, प्लस हमारा एक राजस्थान रॉयल करके ग्रुप है उसका सपोर्ट मिला, फिर माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का एल्यूमिनाई करके ग्रुप है, इनका सपोर्ट मिला। धीरे धीरे हमने 150 लोगों का खाना बना के उनको सर्व करना शुरू किया, क्योंकि हमारे हॉस्टल है यहाँ पे, तो हॉस्टल बंद है तो महाराज लोग यही थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं जा पा रहे थे राजस्थान। तो हमने उनको ही बोला कि आप खाना बनाना शुरू करो, और 150 से लेके फिर हमने 10 दिन में ही 1,000 लोगों का खाना रोज बना के हमने पूना में पिछले 60 दिन से हम लोग दे रहे, और ये सब के सहकार्य से ये हो पाया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हमने ये शुरू किया तो हमने थोड़ा सा अपील करना शुरू किया कि
हमने महा एनजीओ ने ये काम शुरू किया है। तो ये काम इतना बढ़ गया पिछले 60 साल में, 60 दिन में, कि हमारा टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट में आज हमारा काम है। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस पूना में भी हम कॉरपोरेशन से लेके सबको हम सपोर्ट कर रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया में हमने एक फैमिली होम किट बनाया, जो एक फैमिली को 20 दिन 4 लोगों को चल सकता है, जिसमें गेहूं का आटा है, राइस है, नमक है, शुगर है, बाकी मसाला है, ऐसा एक फैमिली किट है। तो वो हमने शुरू किया और वो करीबन हमने 10,000 फैमिली को पूना में प्रोवाइड किया। और पुणे छोड़ के बाकी डिस्ट्रिक्ट में 8,000 फैमिली किट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमने जब आरोग्य मंत्री ने जब अपील की थी कि ब्लड का बहुत शॉर्टेज है, तो हमने इमीडिएटली उस पर एक्शन लेके 5 ब्लड डोनेशन कैंप हमने पूना में ऑर्गेनाइज किए और जिनको जरूरत थी ब्लड बैंक को, उनको हमने वो ब्लड प्रोवाइड किए। उसके बाद हमको ऐसे ध्यान में आया कि हम तो नीडी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब पंतप्रधान मोदी जी ने जब अपील की थी कि पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस ये बहुत काम कर रहे, तो इनको भी एक सैल्यूट होना चाहिए। तो हमने थाली जैसे बजाई थी, दिया जलाया था। तो हम बोला इतना करके तो वो तो ठीक है, वो काल्पनिक या थोड़ा सा फॉर्मेलिटी जैसा हो गया, लेकिन इनके लिए क्या काम कर सकते हैं। तो इनके लिए फिर हमने मास्क देना शुरू किया। हमने 25,000 मास्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर बाद में पता चला कि वो मास्क भी उनको कंफर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो संपर्क है लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमने फेस शील्ड बनाया और वो करीबन 3,000 पुलिस लोगों को हमने सप्लाई किया, जो वो प्रोटेक्ट करता है उसको, तो वो भी दिया। फिर उनको जब हम बात करते थे उनसे, तो पता चला कि उनका खाने का कोई टाइम नहीं है और रेस्टोरेंट तो कोई खुले नहीं है, और घर से उनको थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्वारंटाइन किया जैसे ही था। घर से कोई 2-2 बार कोई लेके नहीं आता था खाने का। फिर हमने सुहाना मसाला के साथ टाइप किया, थोड़ा डिस्काउंट रेट में हमने उनसे रेडी टू ईट पैकेट परचेस किए और 12,000 पैकेट्स हमने ये लोगों को दिए, ताकि वो कभी भी कहीं पे भी उनको लगे गर्म पानी में डाल के वो खा सकते हैं। तो ऐसा हमने उनको किया। फिर हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये तो सब चीज हो गई, तो हमने भेल के पैकेट्स भी मंगाए। 10,000 भेल के पैकेट्स हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ऐसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ हम लोग अभी भी, आज भी हमारी ये सब सेवा चालू है। वही वही मैं बताना चाहता हूँ कि सारे दर्शकों को कि जब लॉकडाउन चालू था, जब बहुत लोगों के पास खाना नहीं जा रहा था, राशन नहीं जा रहा था, हेल्थ किट के लिए मतलब मास्क, शील्ड नहीं पहुंच रहे थे, तो आज भी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जिन्होंने ऐसे ऐसे मदद की है। और शेखर मुंदड़ा जी ने मतलब उनके थ्रू, उनके इतने बड़े बड़े जो उन्होंने सामाजिक कार्य के लिए एनजीओ फेडरेशन स्थापन किया है, उससे बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए मैं सारे दर्शकों की यार पूरे इंडिया की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ वो चीज के लिए कि आपने इतना कुछ किया सब लोगों के लिए। तो शेखर जी, मुझे मेरा अगला सवाल ये था कि आपका इसके आगे विजन क्या है? आप आगे क्या सोचते हैं, आगे क्या देखते हैं? देखिए अभी मैं आपसे एक बात बहुत दिल से शेयर करना चाहता हूँ। ये 60 दिन में मैं तो सेवा पहले भी करता था और पिछले 19 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये 60 दिन में जो मुझे अनुभव आया वो बहुत अलग था। क्योंकि बाकी सेवा में और ये सेवा में बहुत फर्क है। फर्क इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से डोनर्स के भी हाल खराब हो गए। मतलब बिजनेसमैन जो रहते हैं, सीएसआर कंपनीज बंद है, और गवर्नमेंट ने उसमें डिक्लेयर किया कि सीएसआर आपको खाली पीएम और सीएम फंड को ही देना है। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा था मेरे लिए कि अभी फंड्स कैसे खड़ा करें। प्राइवेट डोनर्स का भी एक लिमिटेशन था कि वो बोलते थे यार हमारे बिजनेस का प्रॉब्लम हो चुका है और हम अभी कहाँ से सेवा करेंगे। तो ये सिचुएशन में ये इतना बड़ा जब काम हुआ, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि
ये भगवान का ही आशीर्वाद था, गुरु का ही आशीर्वाद था कि मेरे थ्रू ये सब काम होना था। क्योंकि इसमें आपने भी सोचा ना कल कि मुझे काम करना है, तो भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपको पहले तो आपके लाइफ का रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये काम करने के लिए आपको जमीन पे, रोड पे उतरना पड़ेगा, वो एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको मालूम है कि 10 फीट पे आपका कोरोना का एक आदमी खड़ा है, पेशेंट खड़ा है। ऐसे कंटेनमेंट एरिया में हम जब गए तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमने जो आज तक किया उसमें और आज के इसमें बहुत 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 फर्क है। क्योंकि जो सेवा में फर्क है, जो हमने रिस्क लेके काम किया है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और तभी मैं रियलाइज कर पाया कि सही में पुलिस, वो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, या कर्मचारी हो जो गवर्नमेंट के जो फील्ड पे काम करते हैं। और मैं और एक पिलर इसमें आज पक्का ऐड करूंगा, जो मैंने हर एक गवर्नमेंट के स्पीच में भी बोला है, हमारे जूम कॉल में भी बोला है, कि चौथा पिलर है ये स्वयंसेवी संस्था का कार्यकर्ता, जिसको लोग भूल गए कि इसने भी बहुत काम किया है, इसने भी जान पे खेल के उतरा है। ये लोगों ने काम किया है, हम लोग खुद उतर के इसने काम किया है। और आज 200 एनजीओ मेरे साथ थी महाराष्ट्र में जिसने ये काम किया है, और उसको एटलीस्ट कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि एक एप्रिशिएशन तो इनका होना चाहिए, इनका एक अभिनंदन तो जरूर होना चाहिए। और ये करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा कुछ नहीं है। पैसे की एक दिन में निसर्ग ने तुमको बता दिया है कि अगर तुम बहुत ज्यादा अत्याचार करोगे इसके ऊपर तो वो भी अपना रूप दिखाता है। और आज देखो, एक बिना दिखने वाली चीज, एक वायरस आज पूरे दुनिया में कैसे फाइट कर रहा है, और उसको आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इतने हेल्पलेस जब हो, और हम बोलते थे कि हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, ये है, वो है, हम लोग बहुत एडवांस है, तो ये कहाँ गया सब कुछ। तो मुझे ऐसा बाद में रियलाइज हुआ कि मानवता ये एक ही है जिसमें आप काम कर सकते हो। वो जो दुआ है, वो लोग जो दुआ देते हैं, पैसे से ज्यादा वो दुआओं का अकाउंट बड़ा होना चाहिए, ऐसा मुझे रियलाइज हुआ। तो इसलिए आगे भी हम काम करने वाले हैं, और आगे हम काम अभी ये देना तो था ही जितना जरूरत था। अभी गवर्नमेंट भी अच्छे से काम बहुत अच्छा हो रहा है, सब तरफ नीडी लोगों तक पहुंच रहा है। तो अभी हमने जो काम हाथ में लिया है, हमने ये काम हाथ में लिया है कि लोगों का इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाए। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए अध्यात्म, वापस मैं बोलूंगा कि वही काम आएगा, योगा काम आएगा, प्राणायाम काम आएगा, सुदर्शन क्रिया काम आएगी, मेडिटेशन काम आएगा, यही काम आने वाला है। और जो पूर्वजों ने बोला था वही वापस आपको खाने को चालू करना पड़ेगा। और हल्दी हो गया, काली मिर्च हो गई, जिंजर हो गया, ये सब आपको लेना पड़ेगा, और आपका इम्यून सिस्टम आपको बढ़ाना पड़ेगा। और इम्यून सिस्टम के लिए आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा बनाया है, जिससे 7 दिन तक आपका शरीर, वो कोरोना वायरस भी आ गया तो उसके साथ फाइट करता है। गर्म पानी में आप लेंगे तो वो काढ़े का मैन्युफैक्चरिंग हमने, हमारी एक एनजीओ उसने किया है। और वो काढ़े का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, गर्म पानी डाल के देंगे लोगों को, जहाँ पे ऐसा लगता है वहाँ अलग अलग जगह पे स्टॉल लगा के हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे ऑफ कोर्स। और दूसरा हम करेंगे कि अध्यात्म की लहर थोड़ा सा उठाने का काम करेंगे, जिससे लोग योगा और मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस को समझ सके। और फिर हम लोग उसमें से, हमारे बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हमारे सिंगर होते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े सत्संग है, वो ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें से हम लोगों को अवेयर करेंगे कि इससे फाइट कैसे करोगे। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, अभी घर बैठ के आप कोरोना से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि कितने दिन घर बैठोगे, तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा, इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, ये चैलेंज आपको स्वीकारना पड़ेगा, तभी आप इसमें से बाहर आओगे। और इंडिया मुझे लगता है अध्यात्म की भूमि है, इसलिए ये इसमें से बाहर आएगी। और हमारे महा एनजीओ में जो हमारा एक कोर कमिटी मेंबर है, वो युवा संप्रदाय से आता है,
वारकरी संप्रदाय से आता है, उसके अंडर 7,000 युवा वारकरी संप्रदाय काम करता है और वो कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, वो खुद हबप है, तो उनको भी मैंने विनती की है और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि गांव में कीर्तन करेंगे और उसके माध्यम से समुपदेशन देंगे और सिटी में सत्संग करेंगे और ये काम को हम चालू रखेंगे। हाँ, आप इतना कुछ करते हो, तो ऐसे करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, तो आप वो कैसे सुलझाते हो? और कितना भी बड़ा चैलेंज रहा फिर भी आप पीछे नहीं हटते हो, इसके बारे में आप यूथ को थोड़ा गाइड करेंगे तो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं यही बोलना चाहूंगा, इसका भी जवाब एक ही है कि अध्यात्म, जब आप उसके साथ रहते हो, क्योंकि उसके कुछ नॉलेज पॉइंट्स है जो आप अगर अपने जीवन में आपने ले लिया तो मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। जैसे ये नॉलेज में ऐसा बताया जाता है कि पास्ट में आप सोच के कुछ नहीं फायदा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, और फ्यूचर का भी सोच के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? तो ये प्रेजेंट मोमेंट आपके हाथ में है। तो इसमें आपको क्या करना है वो डिसाइड करना चाहिए। और लोगों का टाइम, यूथ का टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ पास्ट का रहेगा, कुछ भी समझो अच्छी बातें बुरी बातें, वही याद करते रहते हैं और फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ये दोनों आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में प्रेजेंट है और आप अभी क्या कर सकते हो वो डिसाइड करो। तो ये सब आपको ये नॉलेज के थ्रू ही मिलेगा। और देखो, लोगों को एक्सेप्ट करना, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप इसमें आओगे, अध्यात्म में आओगे, और आपको ये सब निकालता है उसमें से। और ये सब हंसते हंसते कर सकते हो अगर आपका अध्यात्म आपके साथ में है। तो मैं जरूर सबको यही बोलूंगा कि लाइफ में अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। हाँ, आप इतनी बड़ी टीम, इतने सारे एनजीओज आपके मतलब आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी खुद की टीम भी बहुत बड़ी हो गई, अभी इतने 20-22 साल हो गए आपको चालू किए समाज कार्य। तो आप ये सब चीजें पता है कि अध्यात्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, फिर भी कुछ ऐसे टिप्स अगर आप दे पाए कि कैसे मैनेज करना चाहिए, आप व्यवसाय भी हाँ मैनेज देखो, करते हो। मैं बताता हूँ आपको। कुछ टिप्स मैं जरूर आपको दूंगा कि इसको हम सक्सेस मंत्र भी बोल सकते हैं। एक तो जैसा बॉस और जैसा लीडर, बॉस मतलब मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ और लीडर मतलब मैं सामाजिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आप जैसे होते हो वैसे ही वो बाकी लोग होते हैं धीरे धीरे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर कैसे बनाना है। इसलिए कुछ चीजें हैं जिसका आप पक्का ध्यान रखिए। चीटिंग कभी करना नहीं है, क्योंकि आप खुद करोगे तो आपको बाकी लोग फॉलो करोगे। जैसे ऑफिस में आप खुद ही किसको लूटने की बात करोगे तो वो अकाउंटेंट से लेके सबको पता तो चलता ही है कि आप क्या कर रहे हो। तो वो भी वही करता है आपके साथ। जब आप स्ट्रेट रहोगे तो वो भी स्ट्रेट रहेंगे। और इसमें मजा मजा ऐसी है कि ये बिजनेस में भी है और सोशल में भी वो फंडा लागू होता है, क्योंकि जैसा मैं बिहेव करूंगा ना वैसी मेरी टीम भी बिहेव करती है। उसको मालूम है कि नहीं, ये तो खुद का पैसा खर्चा करके समाज काम कर रहे हैं, ये कोई लूटने का काम नहीं कर रहे, तो वो भी वैसे ही करते हैं। और फिर इसमें मजा ऐसी है कि जो गलत तरीके से लोग जुड़ते हैं, जिनका इंटेंशन खराब होता है ना, वो ऑटोमेटिक बाहर पड़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये तो बहुत स्ट्रेट आदमी है। तो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज का ट्रांसपेरेंसी रखो तो मुझे नहीं लगता कि किसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आपको जरूरत पड़ेगी। और तीसरी चीज, आपके इंटेंशंस। हर एक चीज के पीछे आपके इंटेंशंस क्या है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने अगर आपका काम करते सोशल दिखाते हो और आपका इंटेंशन उसके पीछे पैसे कमाने का है,
तो लोग ज्यादा दिन आपके साथ वैसे ही लोग आएंगे जो वो इंटेंशंस वाले। ऑफिस में भी वही होता है। तो आपका इंटेंशन बहुत काम करता है, आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत काम करती है, आपका चीटिंग न करना किसको, जो मैं बोल सकता हूँ कि प्योर बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूथ को मैं ये बोलूंगा कि कोई भी काम करते वक्त 3 चीजें आप ध्यान रखिए। क्लैरिटी इन माइंड, प्यूरिटी इन clarity in mind, purity in heart and sincerity in action। ये 3 चीजें आप फॉलो करोगे तो इसमें सब आ गया। ये एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य आपने हमारे यूथ को दिया। तो वैसे भी आज आज मैं भी एक सुबह एक बुक पढ़ रहा था दीपक चोपड़ा जी की, तो उसमें भी लिखा था कि मेडिटेशन, स्टिलनेस एंड नॉलेज ऑफ सेल्फ। अगर आपको खुद को अंदर जाके देखते हो और खुद को समझ लेते हो एक बार, तो आप जो भी काम करते हो, कैसे भी करते हो, लोग आते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। आपको आपके खुद की क्लैरिटी इन माइंड, जैसे आपने बोला कि अगर आपके खुद के इंटेंशन अच्छे रहे करने के, तो लोग खुद से होके जुड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने वो बुक में, तो वो पढ़ा था, तो जस्ट अभी याद आया तो शेयर किया। सही आपने लिखा, सही आपने लिखा। आपने अभी इतना अच्छा बोला है। तो जो यूथ, जो दर्शक देख रहे हैं अभी, वो सोच रहे होंगे कि हम कैसे से ज्वाइन कर सकते हैं आपको, आपके ऑर्गेनाइजर महा एनजीओ फेडरेशन को। हमें भी ऐसे काम करना है आके, तो उसके लिए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं यूथ? महा एनजीओ फेडरेशन का फेसबुक पेज है, उस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप मैसेज डाल दीजिए कि हमको ज्वाइन होना है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप मुझे ज्वाइन होइए या किसको भी होइए, लेकिन सोशल वर्क चालू रखिए। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब छोड़ के करना है, मैं कभी नहीं बोलूँगा। अपना लाइफ ये ऑलवेज बैलेंस होना चाहिए। कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो उसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और कम हो गई तो भी वो इम्बैलेंस नहीं करना है। सभी चीज़, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, बिजनेस हो और सोशल वर्क हो, इसको सबको बैलेंस करो आप। कभी कभी यूथ का होता क्या है कि वो फ्रेंड्स के चक्कर में इतने चले जाते हैं तो वो सबको भूल जाते हैं। और आजकल वो जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो एडिक्शन के फिगर्स है, वो बहुत धक्कादायक है, और उसमें यूथ ही ज्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं ये बोलूंगा कि उससे थोड़ा सा दूर रहे। और वो दूर रहने के लिए भी अध्यात्म यही पाथ आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि आज के फिगर बहुत डेंजरस है, मतलब स्मोकिंग के हो, ड्रिंकिंग के हो, आपके ड्रग्स के हो, बहुत भयानक फिगर्स है। और ये सब इसमें यूथ है, कॉलेजेस की यूथ ज्यादा है, तो इसको इसमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनकी एनर्जी कहीं दूसरी तरफ लगानी चाहिए इनको। और इसको भी आध्यात्म आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो किसी को भी ज्वाइन कीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा इसलिए आप आर्ट ऑफ लिविंग में, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग का काम बहुत बड़ा है, 156 कंट्रीज में काम चलता है। और इसके कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, यूथ ने करनी चाहिए। हैप्पीनेस कोर्स बहुत अच्छा है, वहां से इसका शुरुआत कीजिए। और आप देखिए खुद में कितना इसको फर्क पड़ता है। तो यूथ ने, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। और दूसरा, अभी जो ये चल रहा है ना, ये सब मोबाइल और एंड्रॉयड और ये सब सोशल मीडिया, इसको भी एक आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना टाइम देना है। आजकल आप न्यूज भी देखते हो तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतने भयानक निगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा है, उसको भी आप थोड़ा लिमिट कीजिए। तो ऐसा एक थोड़ा सा लाइफ का प्लान बना लीजिए। वही मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जो टाइम मैनेजमेंट, मतलब दर्शक जो है, मतलब यूथ ही बोलते हैं कि हमारे पास अध्यात्म के लिए टाइम नहीं है, अध्यात्म के लिए टाइम नहीं है। अगर आपको हर चीज का मूल्य पता चल गया, तो आप बराबर वो चीज के लिए आप टाइम बराबर डिवोट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको मतलब पूरा पूरा डिवोट करना है, तो आप बराबर जितना उसका इम्पोर्टेंस है
वो हिसाब से वो चीज को टाइम डिवोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया को भी कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसी हिसाब से टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो एक सवाल यूथ के लिए ही कि जी। आपका मतलब जो आपने कॉलेज सॉरी हॉस्टल में आपने किया था नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग के टिप्स चाहिए थे थोड़े यूथ को, कैसे नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग का देखो, एक तो वो भी मैं बोलूँ क्या, वो भी एक ब्लड में ही चाहिए, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट ही चाहिए। बहुत से लोग आपको दिखेंगे कि उनका उनका जीवन जी रहे हैं, उनका एजुकेशन हो गया, उनके उनके इस पे फोकस हो गया। जितना एजुकेशन जरूरी है आज की तारीख में, उतना ही आपका पीआर और आपका नेटवर्क भी जरूरी है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट सपोर्ट है। एजुकेशन है डायरेक्ट है, और वो नेटवर्किंग है इनडायरेक्ट सपोर्ट है इसको। तो दोनों जरूरी है, दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। और नेटवर्किंग तभी होगा जब जब आप उनके लिए कुछ करोगे, उनके सुख में दुख में रहोगे, तो ही वो आपके सुख दुख में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी है तो गए और जब उसको प्रॉब्लम आया तो भाग गए, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों इसमें आपको साथ में रहना पड़ेगा। और फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो टाइम ऐसा रहता है कि इतनी मैच्योरिटी रहती नहीं है, कि आपकी सोच वो दिशा में रहती नहीं है, सबकी वैसी रहती है। तो आपका सर्कल जहां आपको लेके जाएगा ना, वो दिशा में आप चलते हो। तो आपको वो भी बहुत सोचना है। जब आपको दिख रहा है कि ये दोस्त के तरीके ठीक नहीं लग रहे हैं आपको, उसके हैबिट्स ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आपको सोचना नहीं है ज्यादा, उसको इमीडिएटली कट करना है और दूसरे फ्रेंड्स को ज्वाइन करना है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप उसके साथ कंटिन्यू करो। बहुत बार वो ऑब्लिगेशन में कंटिन्यू हो जाते हैं हम लोग, तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और मस्ती भी होनी चाहिए। यूथ नहीं मस्ती करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन सब बैलेंस होना चाहिए। वापस मैं बोलूंगा, सभी चीज का बैलेंस रखे आप। पेरेंट्स ने भी कुछ सोचा होगा आपके बारे में, आपको इतना आपको भेजा है, वो भी हम भूल जाते हैं। हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं जब हम थोड़ा बड़ा हो जाते हैं। तो वो थोड़ा रियलाइजेशन अगर आपके इसमें रहेगा तो वो भी बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि हम अभी इंटरव्यू के अंत तक आ चुके हैं, तो मैं आपसे मतलब आपने पूरे इंटरव्यू में बहुत सारे मैसेजेस यूथ को संदेश दिए थे यूथ को, पर कोई एक ऐसा संदेश, एक आखिरी संदेश या फिर कोई कोट जो आपको इंस्पायर करता हो, ऐसा कुछ तो आप अगर बोलेंगे तो यूथ के लिए। मैं यही बोलूंगा, यूथ इज हार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि यूथ जितने आज इंडिया में है उतने कोई वर्ल्ड में नहीं है। और कोई भी क्रांति अगर लानी है तो वो यूथ के बिना नहीं आ सकती है। तो मैं यही बोलूंगा यूथ को कि जो भी डिसीजन ले, उसके ऊपर अपना 100% दे। ड्यूअल माइंड में कोई काम मत करे। एक बार सोच ले जो करना है, फिर वो 100% करे, तो आपको सक्सेस रेशियो ज्यादा बड़ा मिलेगा। तो आप ये जरूर करना कि जो भी करो आप 100% उस पर पूरा फोकस करो, तो आपका सक्सेस का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये बोलना चाहूंगा। धन्यवाद शेखर जी, आपने आपके कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा यूथ के लिए टाइम निकाला इसके लिए। और मैं इसी के साथ जो बाकी 3 फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, पुलिस थे, इन सब के लिए हम लोगों ने अप्रिसिएशन किया था, इन सबको हमने धन्यवाद किया था। और जो सोशल वर्कर थे, जो मतलब कई तो पीछे रह गए कि जिनको हमने अप्रिसिएशन नहीं किया, भले ही उन्होंने काम किया और वो उनका काम मतलब किसी इंटेंशन से कुछ था नहीं, मोटिव कि उनको प्रेज मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। फिर भी मैं पूरे भारत में या फिर पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों सोशल वर्कर ने जितने भी कैसे भी थोड़ी सी भी मेहनत की होगी, किसी को भी मदद की होगी, उन सब के लिए मैं सबको हार्दिक नमन करना चाहता हूँ। सब लोगों ने सब लोगों की वजह से आज कुछ ना कुछ तो बहुत लोगों को खाना मिल गया, बहुत लोग फिर से वापस अपने घर चले गए, बहुत लोगों को बहुत सारी हेल्प मिली है इस पूरे कोरोना के बहुत डिफिकल्ट टाइम था। अ, और हम आशा करते हैं कि ये कोरोना जल्द ही खत्म हो जाए। ये वैश्विक महामारी है जो पूरी भारत भारत पूरे जग से चली जाए और ऐसे आगे भी कुछ नहीं आए, इसकी प्रार्थना करते हैं। और अध्यात्म भी एक जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है, ये हमें आज समझा है। आज शेखर जी ने हमें बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा उसका एक मतलब इम्पोर्टेंस इन लाइफ
उसके बारे में बताया, टाइम कैसे मैनेज करते, क्या कैसे कैसे चीजों में सामाजिक कार्य में कैसे इन्वॉल्व करना होना है खुद से, और वो भी एक अपना लाइफ का एक पार्ट है, वो समझना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छे से गाइड किया। इसलिए मैं शेखर जी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ शेखर जी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।